हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी की साइंस चैप्टर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझेंगे कि ये चैप्टर 1 में जो हमारा केमिकल रिएक्शन है और इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ये पूरा चैप्टर इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा और हम इसको आपको बताएंगे कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। एवरीथिंग, अगर आप जो भी कुछ देख रहे हैं आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब में अगर हम कंसीडर करें तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास सबसे पहला पॉइंट है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ। जो भी हमारे डेली लाइफ में सिचुएशन हो रहा है, थिंक एंड व्हाट्स हैपन। इसे थिंक करिए कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा अगर मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के दिनों में अगर हम लोग मिल्क को रूम के टेम्परेचर पे छोड़ दें, गर्मियों के दिनों में अगर हम मिल्क को रूम के टेम्परेचर पे छोड़ दें तो क्या होगा। तो इसमें हमें एक चीज़ मिलेगी, जैसे कि मिल्क हो सकता है रूम के टेम्परेचर पे छोड़ देने पे उसमें कुछ चेंजेस होगा। अगर वो मान लीजिए वाइट कलर का है तो वो येलोइश कलर का हो सकता है। दूसरा हमारे पास है एन आयरन तवा। एक आयरन तवा है या पैन है या नेल है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखने पे उसमें क्या होगा। फिर अगर एक के पास है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को हम लोग सुखाकर उसको फर्मेंटेड कराते हैं। एंड फूड इज कुक्ड, फूड कुक होता है तो क्या होता है, एंड फूड गेट्स द डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो फूड हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है। वी रिस्पायर, जो हम लोग श्वसन करते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। इन सबको हम लोग बोल सकते हैं चेंजेस। जो भी हमारे पास चेंजेज हो रहा है उन सभी चेंजेस को हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ रिएक्शन हो रहा है। सो एवरी चेंजेज इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। जो भी चेंजेज हो रहा है वो सब हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कुछ भी जो भी हमारे आसपास हैपन हो रही हैं, घटित हो रही हैं, वो सब हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। इन द ऑल एबव सिचुएशन, जो सभी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि जो हमारा इन द ऑल एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। जो उसका इनिशियल स्टेट था वो क्या हो जा रहा है, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जा रहा है। तो अब हम लोग इसको ये समझ सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। तो हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसके मैटर के बारे में इन अवर द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में। हाउएवर द केमिकल चेंज अकर्स, जब केमिकल चेंज होता है तो वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेक द प्लेस। तो उसमें केमिकल रिएक्शन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। यानी कोई भी चीज़ चेंज होता है अगर केमिकली चेंज होगा तो वो क्या होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो यू में परहैप्स, तो हम लोग समझेंगे, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट द एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। आपको ये सोचकर या जानकर हैरानी होगी कि क्या होता है एक्चुअल में, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। हाउ डू वी हाउ डू वी कम टू नो द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन द प्लेस। कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन अपना एक रिएक्शन करता है या पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो लेट अस परफॉर्म द सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जानने के लिए हम लोग इस एक्टिविटी को समझेंगे। तो हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.1। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बर्नर है। देखिए
ये एक हमारा बर्नर है और यहाँ पे एक टोंगा लिया हुआ एक पर्सन है, और यहाँ पे इस टोंगा की हेल्प से ये मैग्नीशियम रिबन को फायर में क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से इसके कुछ सब्सटेंस जो है कि क्या हो रहे हैं, दो वॉच ग्लास में आप देख रहे हैं कि इस वॉच ग्लास में आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस एक्टिविटी में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस एक्टिविटी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस एक्टिविटी में देखिए क्वेश्चन सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको क्या सावधानी सावधानी ध्यान देनी है इस रिएक्शंस को करने के लिए। तो बेहतर है कि इस रिएक्शन को अगर आप कहीं पे भी एक्चुअली इसे लेबोरेटरी में करें तो ज़्यादा बेटर है। दिस एक्टिविटी नीड्स, इस एक्टिविटी में हमें क्या नीड होगी, एक टीचर्स असिस्टेंट, यानी कोई भी आप कर ये रिएक्शंस को अगर आप प्रयोग करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो टीचर असिस्टेंट की नीड होगी। इट वुड बी द बेटर इफ़ द स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लास। ये अच्छा होगा कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक आई ग्लास को आप पहन लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर अबाउट द 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय द रबिंग इट विद द सैंड पेपर। एक सैंड पेपर लेकर मैग्नीशियम रिबन को उसको अच्छी तरह से रब करके क्लीन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, होल्ड इट विद द पेयर ऑफ द टोंग। एक हम लोग टोंग लेंगे, टोंग से उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, एक स्प्रिट लैंप लेंगे और द बर्नर, या तो स्प्रिट लैंप या बर्नर ये दोनों ही आपको लेबोरेटरी में मिल जाती हैं। एंड कलेक्ट दीज एसेस। अब उसको क्या करेंगे, ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था इसको इस बर्नर के साथ या स्प्रिट जो हमारा ये फायर है यहाँ पे ले आकर इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, यानी कि यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। जब हम होल्ड करेंगे टोंग की हेल्प से इसको पकड़ के, तो यहाँ से क्या होगा कि देर आर सम, ये यू कैन सी हेयर। सो वॉच द ग्लास सोन इन द बर्नर ऑफ द मैग्नीशियम रिबन कीप इन द अवे एज फॉर द पॉसिबल फ्रॉम द योर आइज। डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को फायर के साथ या फायर के टच में ले जाते हैं तो वो बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ, और जब वो रिएक्शंस करता है, जैसे उसे हम जब जलाते हैं तो हमें उसकी एस मिलती है। उस एस का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सो बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, जब उसको हम एयर में बर्न करते हैं तो कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम, जो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलेक्शन हमें मिलता है, तो उसे हम ग्लास में देख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये पहले रिबन था, बाद में वो चेंज हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये चेंज हो गया। तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस वो होता है जो अपने फिजिकल यानी कि अपने वन चीज में से चेंज होकर, यानी वन थिंग से चेंज होकर अदर चीज में जब वो पार्टिसिपेट करता है तो वो केमिकल चेंजेज होता है। दैट केमिकल चेंजेज इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन इजीली वे में रिवर्स नहीं होता। जैसे फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि सच काइंड्स ऑफ चेंजेज जिसको हम चेंज करके अगेन उसे अपने ओरिजिनल चेंजेज यानी ओरिजिनल शेप में, साइज में या उसको सब्सटेंस में ला सकते हैं। बट फिजिकल चेंजेज से केमिकल चेंजेस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो एक बार चेंज हो जाता है तो अपने दूसरे कोई भी चीज़ को अचीव करता है और फिर उस चेंजेस को हम तो दोबारा उसे रिवर्स नहीं कर पाते हैं, तो वो केमिकल चेंजेस होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, बाद में वो बड़ा होता है, ओल्ड होता है, तो ये उसका क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गई। जैसे मिल्क है, मिल्क से अगर हमारा कर्ड बनता है, ये क्या है, केमिकल चेंजेज है। इसी तरह से बहुत से ऐसे चेंजेज हैं जो एक बार चेंज हो जाएंगे तो दोबारा वो अपने ओरिजिनल चेंजेज में नहीं
नहीं रिवर्स हो पाते हैं। तो ऐसे चेंजेज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेज। इसमें जो केमिकल चेंजेज हुआ है, ये सभी चेंजेज को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हमने देखा, क्या देखा हमने, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन ऑक्साइड था, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन था हमारा बर्न हो गया, एंड विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, जब वो जलता है तो वहाँ पे डैजलिंग वाइट जो है कि क्या होता है, एक फ्लेम निकलता है। द चेंज इनटू द वाइट पाउडर, बाद में चल के वो किस में चेंज हो गया, वाइट पाउडर में चेंज हो गया। एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये जो पाउडर था हमारा वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट्स फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, ये क्यों हुआ ऐसा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में क्यों हुआ, क्योंकि उसके इसलिए हुआ क्योंकि उसमें रिएक्शन हुआ। सो बिटवीन किस में रिएक्शन हुआ, बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट था, ये दोनों आपस में रिएक्शन हुए, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, यानी कि ये इस आपस में क्या हो गए, मैग्नीशियम रिबन जो है वो एयर में, जब हम लोग उसको बर्न कर रहे थे तो एयर के साथ वो रिएक्शन करके वो पाउडर के फॉर्म में चेंज हो गया। और वो जो पाउडर के फॉर्म में चेंज हुआ है वो है हमारा वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ था। तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 1.2, टेक द लीड नाइट्रेट सोडियम इन द रेस्ट टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग लीड नाइट्रेट ले लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसमें थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक टेक द लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट लिए, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फिगर 1.2, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए हैं उसको टेस्ट ट्यूब के साथ, तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, so from the above three activity, we have seen that the any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। यानी कि chemical reactions होने पे क्या होता है, इन तीनों रिएक्शन से देखिए कुछ ना कुछ इसमें चेंजेज होता है। तो एक्टिविटी 3 में हम लोग देखेंगे, ये दोनों ही एक्टिविटी काफ़ी इजी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, टेक द फ्यू जिंक ग्लेन ग्लेन सॉरी ग्रेन्यूल्स इन द कॉर्क फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये है हमारा कॉर्क फ्लास्क और ये है ग्लास ट्यूब यहाँ पे, और ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हम लोग ले लिए। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हम लोग मिक्स कर दिए हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब वो हो जाएगा HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग लिए और उसमें जिंक क्या मिला दिए, जिंक ग्रेनल्स को मिला दिए। तो जब ये मिलाते हैं तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको रखना है, क्या क्वेश्चन रखना है कि हैंडल द एसिड विद केयर, इस एसिड को बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि ये एसिटिक होता है जो आपको हार्मफुल कर सकता है, तो इसको बहुत ही केयरफुली करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ेंगे, तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनल्स, तो टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। अब जैसे देखिए इसमें हम लोग जब इसमें रखेंगे तो टच करने पे क्या होगा कि अगर ये हीट होगा तो इसमें जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है या फिर कॉर्क है, इसको टच करने पे हमें क्या फील होगा कि ये हॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा।
तो इसका मतलब कि इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ है? इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है। तो ये सब केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस एबव की जो भी रिएक्शन पढ़े हैं, from the above three activity we can see that any of the following observation help the determine whether the chemical reaction take the place। chemical reaction अगर किसी भी चीज में प्लेस करता है, यानी कि रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा? कुछ चीजें होंगी। पहली चीजें क्या होंगी? जैसे होंगे कि सम टाइम जो केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है। इवेल्युएशन ऑफ द गैस, उसमें गैस इवेल्युएट हो सकती है। चेंज इन द टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन होने पे फोर चीज़ें हमें फोकस रखना है कि अगर कोई चीज़ अपना कलर को चेंज करता है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई अपने स्टेट को चेंज करता है, यानी जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो गैस हो गया, या कुछ भी होता है, सॉलिड से लिक्विड में हो या लिक्विड से गैस में हो, तो वो हम बोल सकते हैं कि उसमें केमिकल चेंजेज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हैपन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर वो गैस के फॉर्म में हो गया तो भी हम बोल सकते हैं। नाउ वी कैन सी दैट चेंज इन द टेम्परेचर। अगर उसमें कोई टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये सब कब होता है? ये चारों पार्ट हमारे पास तभी होते हैं जब केमिकल रिएक्शन टेक द प्लेस। केमिकल रिएक्शन टेक द प्लेस, chemical reaction take the place, then we will see change in state, change in color, change in evolution of gas, change in the temperature। Now as we observe the change around us, अगर हम लोग अपने आसपास भी देखें तो कुछ न कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। सो वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैपेंड हो रही हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो लार्ज वैरायटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो रहा है सभी प्लेस पे। ठीक है, टेकिंग द प्लेस अराउंड अस व्हाइल वी स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द चैप्टर। तो अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कैसे सिंबॉलिक यानी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चैप्टर में चलिए हम यही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि क्या होता। अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, आप लोगों ने देखा कि अगर केमिकल रिएक्शन टेक द प्लेस, केमिकल रिएक्शन अगर रिएक्शन अकरिंग होती है यानी हैपेंड होता है तो उसमें चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो अब एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये तो आपने समझ लिया कि केमिकल केमिकल इक्वेशन। और हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन आपने समझ लिया। तो केमिकल इक्वेशन को क्या हम लोग कहेंगे? केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो वी कैन डिस्क्राइब एज व्हेन द मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ कहाँ पे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस, इसको अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वर्ड हमारा हो गया वर्ड इक्वेशन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, जो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। तो बाद में हमको जो रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस यानी नया प्रोडक्ट मिलता है, जिसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये जो सिंबल हमारा है ये इक्वल टू का सिंबल है, और इक्वल टू के इस साइड ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू के इधर जो हमारा है वो राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके जो न्यू थिंग सब्सटेंस या प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझते हैं।
So the substance that undergoes chemical changes in the रिएक्शन, इस रिएक्शंस में 1.1 में हम देखे हैं जो उसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं, देयर आर रिएक्टेंट, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस हमें मिला है वो ये है प्रोडक्ट, इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये कब हुआ, जब वो रिएक्शन हुआ एज अ प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो अगर ऐसे आप लिखते हैं एग्जाम में तो इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे हम, वर्ड इक्वेशन। बट अगर आप इसको, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सब चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, एनसीईआरटी की ये बेस्ट थिंग होती है कि एवरी पॉइंट को आपको जरूर बताएगा। जैसे अ वर्ड इक्वेशन शो द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, इन दोनों के बिटवीन में एक एरो लगेगा। तो देखिए कहाँ पे है ये, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक हमारा एरो लगा हुआ है, ये रहा, ये है एरो। इस एरो को हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं तो ऐसे लगा देते हैं, और बिटवीन में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें प्लस का साइन लगा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड with a plus sign between them, similarly the product are written in the right hand side, प्रोडक्ट को किधर लिखा गया है, राइट हैंड साइड लिखा गया है एरो से। सो द एरो पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, एरो प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये क्या शो कर रहा है, रिएक्शंस के डायरेक्शंस को शो कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू पेज। तो न्यू पेज में हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इज देयर एनी, इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन, ओ यस। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज द केमिकल फार्मूला, अगर हम केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द केमिकल वर्ड तो ये बहुत ही यूजफुल होता है और शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने के लिए। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन होता है वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम लास्ट में जो उधर देखे थे तो उसमें हमारा मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमें नया प्रोडक्ट यानी सब्सटेंस क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है जैसे Mg+O2, और यहाँ पे एरो लगाएंगे कि रिएक्शन टूवर्ड द, फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, MgO, यानी ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें देखिए आगे चल के, अभी आप तो ये केमिकल इक्वेशन लिख लिए, अभी आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी सिर्फ नॉर्मल आपको क्या किया गया है, केमिकल इक्वेशन लिखना बता दिया गया है। सो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, अगर हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करें और कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में देखें मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटम तो 1 है, करेक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन 2 होना चाहिए बट फिर भी 1 है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है। तो आगे चल के यहाँ पे क्या किया जाएगा, हमें पढ़ना है कि बैलेंस इक्वेशन यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बैलेंस करने के प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली इसमें मेंशन है काउंट एंड कंपेयर, हमें क्या करना है, काउंट एंड कंपेयर करना है। तो काउंट एंड कंपेयर में हम लोग अगर चेक करें तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी एटम को
कंपेयर करके हम लोग चेक करेंगे तो इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड, क्या दोनों साइड के हमारे एटम जो हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम हैं। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस, अगर दोनों साइड के सेम हो जाते हैं तब तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस में है। इफ नॉट देन द केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस, यानी कि अब तब वो हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए सच द केमिकल इक्वेशन इज skeletal chemical equation for a reaction। ओके, सो इक्वेशन 1.2, इक्वेशन 1.2 अगर हम देखें, ये है इक्वेशन 1.2। क्या है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। तो ये स्केलेटन है, यानी कि अभी बस इसका एक छोटा सा ढांचा तैयार हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम 1 है बट ऑक्सीजन 2 एटम है। यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 ही एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस है। ये क्या है, अनबैलेंस है। तो ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अभी ये बैलेंस में नहीं है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए बैलेंस करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, इसको समझेंगे। तो बैलेंस हमारा क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमें रिकॉल द लॉ, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम क्लास 9 में पढ़े हैं तो हमें बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारा कोई भी इक्वेशन होता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो प्रोडक्ट बनने पे राइट हैंड साइड का जो मास है वो दोनों कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल होता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन होता है तो वो उसका मास क्या होगा, कंजर्व होगा, वो मास में कोई भी चीज़ें कम नहीं होंगी। तो इन 9th में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ चुके हैं। सो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, जो मास होता है हमारा न तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ओके, इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होगा ना ही तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, so has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। तो जितने हमारे रिएक्टेंट में मास होते हैं उतना ही हमारा प्रोडक्ट में भी मास होगा। So in other words, the number of atom of the each element remain the same before the element of the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शंस होने से, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो रिएक्टेंट में हमारे मास होंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट में भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है वो राइट हैंड साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है, ये हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एबव द वर्ड इक्वेशन, ये हमारा ऊपर वर्ड इक्वेशन है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन में। जब केमिकल रिएक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, Zn H2SO4 इज इक्वल टू Zn SO4 प्लस H2। अब कंप्लीटली हम लोग इसको चेक करेंगे, तो जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जो Zn है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, करेक्ट, और राइट हैंड साइड में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी Z1 1 है, वेरी गुड। अब हम लोग हाइड्रोजन को चेक करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ तक तो बैलेंस है, वेरी गुड। अब सल्फर को चेक करेंगे, सल्फर का भी हमारा एटम 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, राइट हैंड साइड में 1 एटम है, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4 है,
तो ये 4 हो गया, और राइट हैंड साइड में भी 4 है तो ये भी 4 हो गया। वेरी नाइस। सो एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड, द एरो इक्वेशन हमारा 1.3 में ये दोनों साइड के हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो हमारे एटम हैं वो सेम है, तो दिस इज क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1.4 में चेक करते हैं। इसमें क्या हमारे पास है, Fe+H2, यानी हम लोग आयरन को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है Fe3O4+H2। अब केयरफुली देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास Fe यानी आयरन ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें इसको कंपेयर करके स्टेप 1 में देखिए, अब हम लोग Fe को चेक किए हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में Fe कितना है, यानी कि हमारे पास जो फेरस है यानी आयरन वो 3 है, और हाइड्रोजन कितना है हमारा, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में H2 यानी 2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 2 है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। देखिए राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इसमें कैसे बैलेंस कर रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लिस्ट करने पे हमें तो ये मिल गया, तो स्टेप 3 को पढ़ते हैं। स्टेप 2 मैंने इसी के साथ आपको बता दिया। सो इट इज ऑफन convinced to start the balance with the compound that contain the maximum number of atom। तो maximum number of atom को हम देख रहे हैं, and it may be reactant or a product। ये किसी में भी reactant में भी हो सकता है या product में भी हो सकता है। So in that compound select the element which has the maximum number of atom। हमें उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब देखिए, एंड यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट द Fe। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, किसको, यहाँ पे देखिए इस वाले को, इसको सेलेक्ट कर लेंगे Fe3O4, इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही कंपाउंड में सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, एटम हो रहे हैं, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर द 4 ऑक्सीजन एटम on the right hand side and only one the left hand side, so to balance the oxygen atom। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनिशियल स्टेट में हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन वाटर में है, तो टू बैलेंस करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो अब यहाँ पे भी, यहाँ तो हमारा पहले से ही है, तो 4 इस साइड में हमारा क्या हुआ, जैसे 4 इन द Fe3O4 में ऑक्सीजन 4 है तो 4 यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पहले से ऑक्सीजन 4 था। सो टू द इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेन what we cannot alter the formula of the compound or elements involved in the reaction। For example, balance the oxygen, ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो पुट द कोफिशिएंट 4, यानी कि जो हमारा ये H2O4 है इसके आगे हम 4 पुट कर देंगे एज ए कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कर दिए, 4 पुट कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो H2O4 ऐसे नहीं लिखना है आपको,
या फिर H2O और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 4, ये भी नहीं लिखना है आपको, बस ऐसे इसमें 4 मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है। तो नाउ द पार्सली बैलेंस इक्वेशन। अब थोड़ा सा ये इक्वेशन बैलेंस हुआ है, पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई अब किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन में हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो हमारा 4 हो गया, बट क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा 4 का 2 में मल्टीप्लाई होने से 8 हो गया। तो हाइड्रोजन बट राइट साइड में तो 8 है, राइट साइड में 2 है लेकिन लेफ्ट साइड में 8 हो गया। तो अभी ये पार्शली बैलेंस है। अब इसको और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास जो आयरन है यानी Fe और हाइड्रोजन एटम आर द स्टिल नॉट बैलेंस, ये भी बैलेंस नहीं है। पिक द एनी ऑफ द दीज एलिमेंट टू प्रोड्यूस द फर्दर, इन दोनों में से किसी को एक को पिक करेंगे। सो लेटस बैलेंस हाइड्रोजन। तो चलो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शली बैलेंस इक्वेशन। सो द इक्वेशन, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो यहाँ पे भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। तो इनिशियल स्टेट में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना है, देखिए इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, अब इसमें जो 2 है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 टू जा 8 होगा, और यहाँ पे पहले से ही 8 है, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, लेफ्ट साइड में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोजन के बिफोर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ये। तो अब हमारा इक्वेशन ऐसे बन गया, Fe+4H2O इक्वल टू Fe3O4+4H2O। हाइड्रोजन तो अब दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब क्या बचा हमारा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो अब हमें बचा है सिर्फ स्टेप नंबर 5, जो कि एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट हमारा कौन सा बचा था, थर्ड एलिमेंट बचा था हमारा फेरस यानी कि आयरन। तो आयरन हमारा बैलेंस नहीं था, आयरन हमारा राइट साइड में 3 था। तो इधर तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बिल्कुल फेरस के कोफिशिएंट में लिखेंगे। तो फेरस के कोफिशिएंट में लिखेंगे तो देखिए कैसे हो गया, ये हो गया हमारा। अब स्टेप नंबर 5 में फाइनली चेक द करेक्टनेस। अब करेक्टनेस को चेक करेंगे, सब हमने लिख लिया ऐसे, देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। अब चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फेरस कितना है 3, यहाँ पे भी फेरस कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, ये वाला 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4 टू जा 8, तो इसमें भी हाइड्रोजन कितना है 4 टू जा 8। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से बैलेंस हो गया। इस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड हमारा कौन सा है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड। इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको केमिकल बैलेंस यानी मेथड ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक द थर्ड to the balance the equation by using the chemical स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर हमारा 7 जो हुआ, राइट द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट का हम लोग सिंबल लिखेंगे। तो केयरफुली एग्जामिन द above बैलेंस इन इक्वेशन 1.9, डज द केमिकल इक्वेशन टेल us the anything about the physical state of the each reactant and product? No information has been given in this equation the above, there are the physical state। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ये क्या है। so to make the chemical equation more informative, the physical state of the reactant and the product mention
along with their chemical formula. So the gaseous, liquid, aqueous and the solid state of the element are produced or represented by the notation. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो स्टेट होता है उसको एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर गैस है तो जी से करेंगे, लिक्विड है तो एल से करेंगे, और अगर एक्वा जीएस है या फिर एक्वा है तो उसको ए क्यू से करेंगे, और अगर सॉलिड है तो यस से करेंगे रिस्पेक्टली। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गैसियस स्टेट है तो जी, लिक्विड है तो एल, एक्वास यानी ए क्यू, और सॉलिड है तो एस से करेंगे। तो क्लियर हो गया कि हमको इक्वेशंस में ये जरूर बताना है कि वो किस स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, या एक्वा में है, या एक्वेजियस। ये एक्वेजियस मतलब होता है एज लाइक द वाटर, यानी कि अगर कोई चीज़ वाटर जैसा दिखता है तो वो एक्वेजियस है। Now, the word equation as aqua is written if the reactant or product is present as the solution in water। यानी कि कोई एस एक्वा तब लिखेंगे कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि वाटर के जैसा अगर उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है तब उसको एक्वेजियस कहेंगे। अगर जैसे कोई ऑयल है तो ऑयल लिक्विड है लेकिन वो वाटर जैसा नहीं है, ठीक है। तो जिसका सॉल्यूशन हमें वाटर जैसा हो या प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, वो वाटर में जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वेजियस कहेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्लियर है, इसको कई बार आप पढ़कर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द वर्ड इक्वेशन, अगर वर्ड इक्वेशन में ए क्यू लिखा हुआ है यानी एक्वेजियस इज रिटेन, ये तभी लिखेंगे इफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तब हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, एक्यू लिखेंगे। नोट द वर्ड सिंबल, इस वर्ड सिंबल को हमें नोट करना है। एंड यूज विद द, इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके मिल गया है तो जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अब देखिए नोट द सिंबल ऑफ जी इज यूज्ड विद द H2O, यानी कि यहाँ पे H2O is indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ पे अगर H2O यानी वाटर है लेकिन G लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये गैसियस स्टेट में है, यानी कि वाइपर है ये, या फिर स्टीम है, स्टीम के फॉर्म में वाटर है। तो हम लोग उसे लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो गैसियस स्टेट में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, यूजली द फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ये बहुत ही नेसेसरी है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, इसलिए हम लोग इस सिंबल को जरूर यूज करेंगे इक्वेशन में लिखते समय। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, usually the physical state are not indicated in the chemical equations unless it is necessary to specify them। Sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure and catalyst etc for the reaction are indicate the above or the below arrow। so इस मतलब या तो हम लोग एबव जैसे लिखा है वैसे, या बेलो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2O हमारा क्या है, ये भी दोनों गैसियस स्टेट में है। इसको हम लोग 340 ATM, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे इसको हम लोग रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH3OH, यानी कि अब ये लिक्विड स्टेट में हो गया। यानी कि अगर हमारे पास 6CO2 है, ये एक्वेजियस है यानी ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। यानी कोई भी अभी हम लोग पढ़े थे ना सब्सटेंस, अगर वो प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन द वाटर, वाटर के सोल्यूशन में अगर वो
रिएक्शन करता है, सॉल्यूशन मतलब वाटर का लिक्विड होना चाहिए। वाटर सॉल्यूशन में अगर वो कर रहा है रिएक्शन तो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज मिला है वो एक्वेजियस है, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूशन है। क्या है, वाटर सॉल्यूशन है। जैसे इसमें क्या है, इसका मतलब शुगर प्लस वाटर दोनों मिलकर बने हैं, तो ग्लूकोज हमारा एक्वेजियस है, यानी ग्लूकोज हमारा लिक्विड फॉर्म में है बट वाटर लिक्विड में है, यानी कि वाटर प्लस उसके अंदर शुगर है। सो शुगर यानी ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो एक्वेजियस है। यानी नेक्स्ट हमारे पास है जो O2। O2 अब हमारा ये भी एक्वेजियस है। और 6H2O जो है वो लिक्विड है, यानी ये एक्वेजियस मतलब 6O2 जो है वो ऑक्सीजन का फॉर्म है। ऑक्सीजन के फॉर्म में ये हमें मिल रहा है, ये भी एक्वेजियस है। और 6H2O वो लिक्विड के फॉर्म में है। So using this step, you can balance the equation 1.2 given in the text earlier. Now next हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अभी मैं छोड़ देता हूँ, आप बाद में कर सकते हैं। तो नाउ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा। सो वी हैव लर्न द क्लास नाइन्थ में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ द वन एलिमेंट डू नॉट एक्सचेंज इनटू दोज टू द अदर एलिमेंट, nor do nor do atoms disappear from the mixture or appear from them elsewhere. So actually the chemical reaction involve the breaking and making the bond between the atom to produce the new substance। यानी कि कोई भी चीज़ हमारा जैसे है H2+O, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्डिंग बनाते हैं और न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर। तो यहाँ पे इसी को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है हमें, हमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली द केमिकल रिएक्टेंट जो हमारे पास हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स between the atom to product or new substance. You will study about the types of bond formed between the atoms in the chapter 3 and 4 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम लोग सिर्फ नेम को समझते हैं कि कितने टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, देखिए इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस केमिकल, यहाँ पे एक बीकर है, ये वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट द विगोरसली, मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज्वलन, यानी कि जलते हुए, जैसे फायर के फॉर्म में होता है, उत्तेजित विद द वाटर ऑफ द प्रोड्यूस स्कैल्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे ही हम लोग, यानी क्विक लाइम मतलब होता है कैल्शियम मोनोऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको आप बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जैसे ही हम लोग मिक्स करते हैं तो बहुत सारा हीट निकलता है और बाद में वो हीट, अब वो आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और हीट उसमें से बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। तो इन दिस रिएक्शन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जब हमारे पास दो रिएक्टेंट यानी कि दो कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइप्स के रिएक्शन को हम लोग
कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इन दिस रिएक्शन द केमिकल ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये आपस में कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमें प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, यानी राइट हैंड साइड हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्यों हमें मिला, क्योंकि ये डायरेक्ट कंबाइन होकर बन रहा है। डायरेक्ट कंबाइन होने से डायरेक्ट कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट्स। जब टू यानी ए प्लस बी, हमारे पास दो या मोर देन दो प्लस सी, टू आर मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट हमको देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, टू आर मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। एक बार फिर से क्लियरली आप इसे याद कर लीजिए कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है अ रिएक्शन विच इज अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्शंस फॉर्म्ड होगा। कब होगा, फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट्स, when two or more reactants form a single product, and such kinds of reaction are known as combination reaction। ओके, तो यहाँ से आप बिल्कुल याद कर लीजिए, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तो देखिए, डू यू नो, कुछ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे है। अ सॉल्यूशन ऑफ द स्केलेटन लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। ठीक है, ये वही रिएक्शंस है, इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो हमारे वॉल होते हैं जिन पे वाइट वॉशिंग किया जाता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर में हमारे, यानी कि यहाँ पे कोई वॉल है, आपने क्या किया, इसको वाइटनिंग कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड से, तो ये एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो होता है उससे स्लोली रिएक्शंस करके ये क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर दीवार पे बना लेता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर द आर 2 to 3 days। अब वो 2 से 3 दिनों के बाद वो वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ साइन, मतलब साइनिंग फिनिशिंग, यानी 2 से 3 दिन के बाद रिएक्शन होने के बाद जब वो सूखता है तो उसमें साइनी फिनिश टू द वॉल, वॉल में एक चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है वाइट कलर की। वो इसी के रीजन से होता है कि वो रिएक्ट कर जाता है। सो it interesting to note that the chemical formula for the marble, तो यही इसी वजह से जो हमारा मार्बल है, संगमरमर है, उसका केमिकल फार्मूला हमें यही मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेजियस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है,
तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर हमारा लिक्विड के फॉर्म में रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे। सो लेट अस डिस्कस द मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग समझने के लिए कुछ और भी समझेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, बर्निंग कोल है। तो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी बनाना है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट कंबाइन हो जा रहे हैं। जैसे ही ये आपस में डायरेक्ट कंबाइन होंगे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं 2 or more than 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक रिएक्टेंट, ये है दूसरा रिएक्टेंट, ये आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिए। सिंगल प्रोडक्ट क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, वाटर का फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2H2 यानी 2 हाइड्रोजन गैस हमने ले लिया, H2 गैस के फॉर्म में, फिर ऑक्सीजन ले लिया हमने और ऑक्सीजन ले लिया। तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है। ये दोनों आपस में रिएक्शन किए। तो रिएक्शंस करने के बाद फिर से हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, वो भी सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो वो प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, वो मिल रहा है वाटर, वो भी लिक्विड के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे दोनों गैस के फॉर्म में थे, वो दोनों आपस में कंबाइन हुए और रिएक्शन किए। रिएक्शन करने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट हमें मिला। वो न्यू प्रोडक्ट हमें क्या मिला, वाटर मिला। तो इसको भी क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन द सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस एलिमेंट्स आर कंपाउंड। ध्यान से रखिए, सब्सटेंस हमारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। व्हेन, अगर हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन लिखनी है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि व्हेन 2 or more सब्सटेंस एलिमेंट आर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी में देखेंगे, एक्टिविटी 1.4 को ऑब्जर्व करते हैं। तो दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिवॉल्व, उसमें से जैसे कैल्शियम को वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को वाटर के साथ आप क्या किए थे, रिएक्ट कराए थे। तो वो रिएक्ट होने के बाद उसमें से ज़्यादा क्या निकला था, हीट निकला था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी मिला था हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि उस रिएक्शंस को अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको क्या मिल रहा है कि उसमें हीट इज इवॉल्व हो रही है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, इससे क्या हो रहा है कि रिएक्शन वार्म हो जा रहा है। तो रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज along with the formation of product are called the exothermic। अगर रिएक्शन होने से, यानी दो रिएक्टेंट, यानी यहाँ पे मान लो ये रिएक्टेंट 1 है प्लस रिएक्टेंट 2 है, यानी कि A प्लस B आपस में रिएक्शन करने के बाद AB हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्लस यहाँ पे हमें हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये जो हीट है, ये हीट बाहर निकल रही है, लेकिन कब निकल रही है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन होने पर एक प्रोडक्ट मिले और उसमें से हीट निकले, तो उस टाइप्स के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उसे क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शंस का नाम होता है कॉल्ड द एक्जोथर्मिक
केमिकल रिएक्शन। सो अदर एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और रिएक्शन है, जैसे हमारे पास मेथेन गैस है और वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और हमें क्या मिल रहा है, वाटर वाइपर। यानी ये वाटर जो है वो वाइपर के फॉर्म में निकल रहा है, तो वाइपर क्या है, हमारा हीट के फॉर्म में निकल रही है। तो यानी भाप है, हिंदी में कहेंगे क्या, ये भाप है। यानी कि ये वाइपर के फॉर्म में निकल रही है, तो यहाँ से भी हीट निकल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। सो डू यू नो दैट द रिस्पिरेशन, जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे हम लोग कूल एयर अपने नोज से लिए और फिर हमारे बॉडी ने क्या किया, हॉट एयर बाहर निकाली, तो हॉट एयर जो निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस तरह से हम समझ गए कि हमारे पास हम लोग दो रिएक्शंस को समझ लिए। एक हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम लोग पढ़े कौन सा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो दो रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम लोग इसमें से कुछ रिएक्शंस को, जैसे वी नो दैट वी नीड द एनर्जी टू स्टे लाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। हमको पता है कि हमें लाइव रहने के लिए, स्टे लाइव, लाइव रहने के लिए किसकी नीड होती है, एनर्जी की। ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है, फूड से मिलती है। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ड्यूरिंग द डाइजेशन, तो डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, बॉडी यानी हमारी जो बॉडी होती है वो फूड को क्या करती है, ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है। किसमें, सिंपलर सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपने राइस लिया, पोटैटोज लिया, ब्रेड लिया, ये सब कंटेन किया आपने, इस सब में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द ग्लूकोज। ये सभी कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रोकन डाउन हो गए, ग्लूकोज में हो गए। सो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो सेल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी का सेल है, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, वो हमारे बॉडी, जो हमारे बॉडी में सेल्स है उसको वो एनर्जी प्रोड्यूस किया, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड किया। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। इस टाइप्स के स्पेशल नेम जो होते हैं, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का स्पेशल जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है रिस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ बीच यू विल स्टडी। अब इसका हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आप देखिए रिस्पिरेशन को, आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास क्या था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी आपको मिला। ये हमारा है रिस्पिरेशन रिएक्शन, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल का होता है, किसी भी मैटर, यानी कि जो वेजिटेबल मैटर है वो डिकम्पोज हो जा रही है इनटू द कंपोस्ट, किस में, कंपोस्ट में। तो जब वो कंपोस्ट में डिकम्पोज हो रही है तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, यानी वहाँ हॉट होता रहेगा। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन टेकिंग इन द प्लेस। अब वहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है 1.1, वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। जब भी कोई सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें से हीट इन्वॉल्व हो रही है, यानी हीट बाहर निकल रही है, इस टाइप के रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा रिएक्शन। अब हम लोग पहला रिएक्शन क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, कंपोजिशन रिएक्शन।
यानी अब हम लोग किसी भी चीज़ का जैसे देख कंपोजिशन रिएक्शंस क्या होगा, इस रिएक्शंस को ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें क्या है हमारे पास। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट्स में ग्रीन कलर का क्रिस्टल जो है हैज चेंज्ड, you can see the smell, the characteristic odor of the burning sulfur। जब सल्फर बर्न हो रहा था तो कुछ स्मेल निकल रही है, यानी हमारे पास ये है क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमने लिया, फिर उसको हीट किया, हीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, फेरस ऑक्साइड मिल रहा है। फेरस ऑक्साइड और प्लस सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। और ये हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमें मिली। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड फॉर्म में तो कह रहा है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू द गिव द सिंपलर प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि टू यानी टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट में। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट वन मिला, टू मिला और ये थर्ड प्रोडक्ट मिल गया। तो थर्ड प्रोडक्ट में जब वो सिंगल रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट में चेंज हो जाए या मोर देन टू प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया जा रहा है इन दिस रिएक्शंस यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव द सिंपलर प्रोडक्ट। अब वो सिंपलर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी FeSO4.7H2O लूज द वाटर व्हेन द हीट, जब उसको हीट के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो अपने कलर ऑफ द क्रिस्टल को चेंज कर रहा है, फिर वो डिकम्पोज हो जा रहा है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। तो फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल H2O एंड SO3 आर गैसेस। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस हैं। So decomposition of the calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in the various industry। ये बहुत सी इंडस्ट्रियों में इसको यूज करते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाइम और क्विक लाइम, ठीक है, इसको लाइम और क्विक लाइम कहते हैं। इट हैज़ द मेनी यूजेज, इसके बहुत से यूजेज होते हैं। उसमें से एक यूजेज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। उसमें से एक यूजेज क्या होता है कि ये सीमेंट बनाने में यूज होता है। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हीट किया जाता है बाय हीटिंग तो इट कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीट से रिएक्शन डिकम्पोज किया जा रहा है तो इस टाइप के रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट इन्वॉल्व हो रही है, अगर हीट से उसको डिकम्पोज किया जा रहा है तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ऊपर हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, अब पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हीट इन्वॉल्व हो रही है तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ
नाउ हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आपके पास क्या है, लाइम स्टोन, यानी कि लाइम स्टोन का केमिकल फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बन, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या एबव देखिए इसका नाम क्या कह रहा है, इसको ये भी कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, ये हीट होने से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहेंगे। ये उसमें चेंज हो जाता है, तो क्विक लाइम में जब ये चेंज हो गया, तो ये जो हमारा लाइम या क्विक लाइम है, ये बहुत से इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, स्पेशली इससे सीमेंट बनाने में जो मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनियां, वो इसको सीमेंट बनाने में यूज करती हैं। So now next is what? This is a activity. So another example of the thermal composition reaction is given. Activity 1.6 है, take the 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube, एक boiling tube में लेंगे, and hold the boiling tube को hold करेंगे with the pair of tongs and the heat of it over a flame। अब फ्लेम के पास ले जाके उसको हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डू यू ऑब्जर्व, नोट व्हाट द चेंज, यानी कि नोट डाउन द चेंज इफ एनी। अब उसको आप नोट डाउन करिए अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो देखिए इसमें पढ़िए क्या बताया जाएगा, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्लेम। यहाँ पे जो फ्लेम है वो ब्राउन फ्लेम हो रहा है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें द इमिशन, उसमें से जो निकल रही है, ऑफ द ब्राउन फॉर्म्स। तो ब्राउन फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी N2O है। द रिएक्शन दैट टेक द प्लेस इज, उसमें कौन सा रिएक्शन हैपेंड हो रहा है, टेक प्लेस, कौन सा रिएक्शन ले रहा है, चलिए देखते हैं। तो जो रिएक्शन उसमें हो रहा है वो हो रहा है हमारा कौन सा, ये देखिए पीबी, यानी कि लीड नाइट्रोट है, सॉरी लीड नाइट्रेट है, उसको हीट किया गया। लीड नाइट्रेट का हमारा फार्मूला क्या है, PbNO3 ट्वाइस, यानी 2, और ये सॉलिड फॉर्म में था। फिर जब इसको हीट किया गया तो यहाँ पे लीड ऑक्साइड हमें मिला, और लीड ऑक्साइड और साथ साथ में क्या मिला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, यानी कि 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 1 2 3, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट जो है 3 प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये हमारा रिएक्टेंट है, और इसमें प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट, यानी कि 3 प्रोडक्ट में ये चेंज हो गया। तो जब सिंगल रिएक्टेंट टू 1 or more than 1 प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट यानी रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो क्या हो रहा है, परफॉर्म द सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज द गिवन। तो नीचे और भी ढेर सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, टेस्ट ट्यूब है, ग्रेफाइट है, ये एनोड है, ये स्विच लगा हुआ है इसमें, ये रबर का हमारे पास स्टॉपर है, ये कैथोड जा रही है, यहाँ पे वाटर है, और ये प्लास्टिक मग है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ से जो निकल रही है वो ऑक्सीजन है, इधर से जो है ये हमारा हाइड्रोजन है। तो इस एक्टिविटी में देखिए, टेक द प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस and fit rubber stopper in these holes। insert the electrode कार्बन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे इन दीज रबर स्टॉपर एज शोन इन द फिगर 1.6। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू द 6 वोल्ट बैटरी से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। फिल द मग विद द वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड।
जिसमें इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड of to the water. Take the two test tube, fill with the water and invert them over the two carbon electrode. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for time. Sometimes के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए हम छोड़ देंगे. You will observe the formation of the bubble at the both electrode. These bubbles disappear water in the test tube. Is the volume of the gas collected the same in the both of the test tubes? Once the test tubes are filled with the respect the gases, remove them the carefully. The test tubes, the test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. These steps must be performed carefully by the teacher. इसको हमको एक क्वेश्चन बताया रहा है कि टीचर की हेल्प से जरूर करना चाहिए. So, what happened in each case and which gas is present in each test tube? दूसरी एक्टिविटी है. देखिए सबसे पहले इसमें क्या करता है कि एक्टिविटी को बता देता है, इसके बाद एक्सप्लेन करता है. तो एक दूसरी एक्टिविटी हमारे पास लिया है, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे चाइना डिश है और यहाँ पे एक हमारे पास सिल्वर क्लोराइड मटेरियल या सब्सटेंस रखा हुआ है. तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए चाइना डिश में. एंड व्हाट इज इस कलर, इसके कलर को समझ लीजिए, देख लीजिए किस कलर का है. एंड टेक दिस चाइना डिश इन द सनलाइट द सम टाइम उसको धूप में छोड़ दीजिए. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर द सम टाइम. तो देखिए क्या होता है क्लियरली यहाँ पे अब आपको बताया जाएगा. यू विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इन द ग्रे. अब वो जो वाइट कलर था उसका सिल्वर क्लोराइड का, वो ग्रे कलर में चेंज हो गया. किसमें? सनलाइट में रखने पे. दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर क्लोरीन बाय द लाइट. अब हमने क्या किया, 2AgCl को लिया और इस सनलाइट में उसको रख दिया. तो उसका अब हमको Ag यानी सिल्वर जो मिला वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन क्लोराइड गैस जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया. तो जो वाइट कलर था अब वो ग्रे कलर में चेंज हो गया, यानी कि अब जो सिल्वर था उसका कलर ग्रे कलर हो गया. सो अभी ग्रे कलर हो गया. अब हम देखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव द सेम. अब सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसा ही बिहेव करेगा. हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उसको सनलाइट में रख दिया, तो सिल्वर हमारा क्या हो गया, अलग हो गया. और ब्रोमाइड क्या हो गया, गैस के फॉर्म में हो गया. तो सिल्वर का कलर फिर से क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव इन द सेम. सो अब क्या कह रहा था, एबव रिएक्शन आर यूज इन द black and white photography. So what form of energy is causing these decomposition reaction? So we have seen the decomposition reaction require the energy either in the form of heat, यानी कि उसको या तो एनर्जी की रिक्वायर होगी, आइदर या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो वो हीट को फॉर्म करता है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, या तो किसी हीट में ही वो होगा, यानी कि या तो हीट लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो. फॉर द ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, अब वो रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, यानी इसमें हीट की नीड हो सकती है या लाइट होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी. इसकी हेल्प से ही हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा पाएंगे. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट को ब्रेक करना है तो इसको हीट करना पड़ेगा. सो रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक, यानी कि
ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी की नीड होती है, यानी बिना एनर्जी या हीट लिए वो रिएक्टेंट हमारा जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब इसमें हीट क्या होगा, हीट ऑब्जॉर्ब होगा, यानी एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी बाहर निकलेगी वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So now here you can, there are the question, you can do this. Now next हम लोग पढ़ेंगे, ये है हमारा रिएक्शन नंबर 3। इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग 3 रिएक्शन पढ़े। पहला रिएक्शन पढ़े कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम लोग पढ़े डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शंस में भी क्या हो रहा है, मोर प्रोडक्ट आपस में कंबाइन हो जा रहे थे और कंबाइन होने पे एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट अगर नॉर्मल बन रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और साथ साथ में हीट भी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखे हैं कि अगर कोई रिएक्टेंट है उसको हीट करने पे अगर वो मोर देन 1 2 या मोर देन 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या उसमें डिकम्पोज हो जाता है तो वो हो जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट की नीड होती है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम लोग, अच्छा एक और रिएक्शन आपने बिटवीन में पढ़ा था रिस्पिरेशन रिएक्शन। वो रिस्पिरेशन रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 6 में फिर से पढ़ाया जाएगा, यानी कि जब हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे भी रिएक्शन होता है, उसको रिस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब तक आपने 2 मेन रिएक्शंस पढ़ा, उन 2 मेन रिएक्शंस में भी कुछ सब रिएक्शंस पढ़े आपने, जैसे आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और रिस्पिरेशन रिएक्शन। अब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को अगर आप केयरफुली पढ़ें तो इसमें क्या मिलेगा, देखिए टेक द 3 आयरन नेल्स। हमें 3 आयरन नेल्स को ले लेने हैं, ठीक है। 3 आयरन नेल्स हम ले लेंगे एंड क्लीन देम, उसको साफ कर लेंगे रबिंग बाय द सैंड पेपर एंड टेक द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसका मार्क ए से रिप्रेजेंट किया गया एंड द बी, ठीक है, इन इस टेस्ट ट्यूब। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक द 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे 2 आयरन नेल है और ये आपका है टेस्ट ट्यूब, ये आपका है थ्रेड, ये आपने ले लिया स्टैंड। अब इसको आपने ऐसे स्टैंड कर लिया, क्लियर है। स्टैंड की हेल्प से आपने इसको क्या कर लिया, स्टैंड कर लिया टेस्ट ट्यूब को और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख लिया और आयरन नेल भी थ्रेड की हेल्प से आपने इसमें क्या कर दिया, आपने उसमें कोट कर दिया या फिर आप ये कह सकते हैं कि होल्ड किया। तो टाई, अब आपने टाई मतलब बांध लिया द 2 आयरन नेल विद द थ्रेड एंड इमर्ज देम द केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग केयरफुली उसको इमर्ज कर देते हैं। फिर क्या होता है, इन द टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट द 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इन द फिगर 1.1 कीप द 1 आयरन नेल aside for the comparison. So after the 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. The compare the intensity of the blue color of the copper sulfate solution in the test tube A and B. दोनों हम लोग A and B को से कंपेयर करेंगे। तो ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल, आयरन नेल का भी कलर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द 1 केप्ट असाइड्स। जैसे हमने 2 इसमें रख दिया, एक बाहर आयरन नेल रखा था
उसकी हेल्प से हम लोग दोनों को कंपेयर करके चेक करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपने एक जो आयरन नेल लिया था इसका कलर अलग है और इसका कलर क्या हो गया, ये आयरन नेल है। और यहाँ पे जो आयरन था, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और जो हमने दो बीकर लिए थे, मान लीजिए ए सॉरी ये ए था और ये बी है, तो इसका कलर देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ए का, टेस्ट ट्यूब ए का कलर ऐसा है। और टेस्ट ट्यूब हमने जो लिया था स्टैंड एंड रिएक्शन मिक्सचर, टेस्ट ट्यूब बी का इसका रिएक्शन कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अब देखिए, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली बता रहा है कि iron nails and the copper sulfate solution compare before and after the experiment। तो क्या होगा हमें, why does the iron nail become the brownish। अब आयरन नेल ब्राउनिश क्यों हो गया इन द कलर, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड, जो उसका ब्लू कलर था अब वो क्या हो गया, फेडेड हो गया, यानी कि नॉर्मल नॉर्मल हो गया, फेडेड हो गया, यानी जो अगर बिल्कुल ब्लू था तब वो ब्लू नहीं बल्कि फेडेड हो गया। सो द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक द प्लेस इन दिस रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन हैपन हो गया, कौन सा, यानी कॉपर हमने लिया था आयरन नेल और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट्स को आयरन के साथ जब रिएक्शन कराया गया या रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फेट बन गया एक्वाजियस, और उसमें से कॉपर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे बाहर आ गया। तो इसको कहते हैं इन दिस रिएक्शन द आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। आयरन पहले यहाँ था तो डिस्प्लेस होके वो सल्फर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कंबाइन हो गया। एंड रिमूव द अनदर एलिमेंट कॉपर, उसने कॉपर को रिमूव कर दिया, यानी इसमें कॉपर सल्फेट में से आयरन रिएक्शन करते ही कॉपर को रिमूव करके अब वो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर रिमूव होके बाहर हो गया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। वेरी नाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेड है, यानी कि जेड ले लिए और कॉपर सल्फेट के साथ उसको रिएक्शन कराएंगे तो जेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी अब कॉपर बाहर हो गया आउट, और जेड हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके हमको जिंक सल्फेट मिल गया, यानी अब जिंक सल्फेट बन गया। अब पीबी हमने लेड ले लिया, उसको भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए तो फिर से लेड कर क्या कर देगा, कॉपर को आउट कर देगा, तो क्या बना देगा, लेड क्लोराइड बनाएगा। यानी यहाँ पे कॉपर सल्फेट नहीं है, सॉरी, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन लेड का कराएंगे तो लेड कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे हो जाएगा PbCl2 यानी लीड क्लोराइड, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, बाहर आ गया। सो जिंक एंड द लीड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्यों हुए, क्योंकि जिंक और लेड जो थे वो मोर रिएक्टिव थे, किससे, कंपेरिजन देन कॉपर से। तो कॉपर से जब वो मोर रिएक्टिव थे तो वो कॉपर को रिप्लेस कर दिए और यानी डिस्प्लेस करके अपने अब जिंक और पीबी आपस में रिएक्शन कर गए। सो दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उस कंपाउंड से वो कॉपर को डिस्प्लेस करके और खुद उसमें कंबाइन हो गए। इस टाइप्स के रिएक्शंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब रिएक्शन नंबर 4 हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, you will observe that the white substance which is insoluble in the water is formed. So this insoluble substance form is known as the
प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट होगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस टाइप्स के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। सो नाउ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जो बचा हुआ सेक्शन है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। हम इसको बाकी नेक्स्ट पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।